नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो मथुरा के वृंदावन में एक स्कूल वैन का रेडिएटर फटने से 2 बच्चे झुलस गए। जानकारी के मुताबिक वृंदावन के कान्हा माखन पब्लिक स्कूल की वैन शुक्रवार की सुबह पत्थरपुरा क्षेत्र से बच्चों को लेकर जा रही थी। चैतन्य विहार के पास वैन का रेडिएटर अचानक से फट गया। रेडिएटर का गर्म पानी गिरने से छात्रा चित्रा और देव गोस्वामी झुलस गए। घटना से बच्चे डर गए और वैन में चीख पुकार मच गई। झुलसे बच्चों को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। पीड़ित बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार बताया है। सवाल अब ये कि स्कूल संचालक अभी भी पिछली घटनाओं से सीख नहीं ले रहे हैं। बिना फिटनेस के स्कूलों में वाहन चलाए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। सुरेश, अभी जो घायल बच्चे हैं उनकी हालत कैसी है फिलहाल, लेकिन प्रशासन सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरह से ये देखा जाए तो एक बड़ा मामला सामने आया है। जिस तरह से कई जगह पे बच्चों के साथ, स्कूली बच्चों के साथ जो घटना होती है, उससे अभी मथुरा प्रशासन ने या आरटीओ विभाग ने कोई सबक नहीं लिया है। आज फिर एक बच्चों के साथ घटना देखने को मिली, जहां वृंदावन में एक स्कूल वैन जो कान्हा माखन की थी, वो बच्चों को लेकर सुबह स्कूल जा रही थी और उसी दौरान उनका रेडिएटर फटने से उसमें जो है बच्चे झुलस गए। जहां 2-3-4 बच्चे जो थे वो झुलस गए और झुलसने के बाद उनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल में ले गए, जहां उनका इलाज करने के बाद हालांकि उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन इस मामले का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश किया है कि जो भी बच्चे हैं उनका सही से इलाज हो और उनको पूरी मदद दी जाए। लेकिन एक तरफ अगर देखना जाए तो जिस तरह से आरटीओ प्रशासन कहता है कि हम समय समय पर स्कूल वैनों का चेकिंग करते हैं, लेकिन इस घटना से ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से स्कूल प्रशासन के साथ साथ विभाग जो है वो कितनी लापरवाह है कि इस तरह की घटना, और जो गाड़ियां जो चल रही हैं उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई फिटनेस नहीं है। इस गाड़ी की भी जो जानकारी जो आई है वो पिछले 1-1.5 साल से कोई फिटनेस नहीं कराई गई थी। और जो स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि इस तरह की गाड़ियों को आखिर क्यों बच्चों के लिए जो है आने जाने में इस्तेमाल किया जाता है, और क्यों बच्चे ऐसे स्कूलों में जहां जाते हैं जहां स्कूलों की तरफ से इस तरह की लापरवाही सामने आती है। जी चलिए, अगर हम बात करें आज के घटनाक्रम की, तो उसके बाद से प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली वहां पर? क्या प्रशासन वहां पर अलर्ट नजर आया? स्कूल प्रबंधन ने इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया है? सुरेश जी, इस पर अभी तक कान्हा माखन स्कूल की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, कोई भी जानकारी इसको लेकर के नहीं दी जा रही है। अगर बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो स्थानीय प्रशासन भी इस पर कोई कठोर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आया है अभी तक। ना ही तो उसके खिलाफ कोई लिखित कोई कानूनी कार्रवाई की गई है और ना ही उस वैन संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। यानी एक तरह से देखा जाए तो लापरवाही वाला वही रवैया अभी भी जारी है। हालांकि बच्चे सकुशल है, उनको जरा सी झुलसने की घटना हुई थी जिसके बाद उनको घर भेजा गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से टल गया कि अगर कहीं उस वैन में पूरी तरह से आग लग जाती तो बच्चों की जिंदगी के साथ क्या होता, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी भी रवैया वही चल रहा है और कोई भी कानूनी कार्रवाई जहां तक है जानकारी में नहीं आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब वही मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि हादसे में घायल हुए छात्रों का समुचित उपचार कराने की व्यवस्था हो। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने घायलों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए भी निर्देशित किया है। इधर पूरे उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद पर भी हजारों लोगों ने 45 डिग्री तापमान में खड़े होकर नमाज अता की। नमाज के बाद मुल्क की अमन शांति के लिए विशेष दुआ की गई। इस बीच पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। सड़कों पर नमाज न अता की जाए, इसके लिए धर्म गुरुओं और आम जनता से पुलिस ने पहले ही संवाद स्थापित किया था, जिसके चलते पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला जिसमें ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहा और लोगों ने अकीदत के साथ अलविदा की नमाज अता की। लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल भी मानकों के हिसाब से किया गया।
के बाद लाउडस्पीकर पर कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार जारी थी। आज अलविदा की नमाज है, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? हमारे साथ पीयूष मोडिया जी हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं आज फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि आज जुमे की नमाज में शिया और सुन्नी दोनों की अलग अलग नमाजें होती हैं? देखिए, लखनऊ कमिश्नरेट के सभी क्षेत्रों में, सभी जोन्स में, सभी थानों द्वारा पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है और जो मुख्य धार्मिक स्थल है वहाँ पर विशेष तौर पर भी प्रबंध किए गए हैं। पीएसी, पुलिस बल और आरएफ इत्यादि लगाया गया है। ये सब इसलिए किया गया है जिससे कि शासन की गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश उनका पालन किया जा सके। उसी के अनुसार आज जो है सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। यह सुनिश्चित किया गया है कि नमाज जो है वो परिसर के भीतर पढ़ी जाए, सार्वजनिक स्थल पर जनजीवन किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। सड़कों पर यातायात आप देख रहे हैं निर्बाधित रूप से संचालित हो रहा है, किसी जगह पर डाइवर्जन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। हमने जब धर्मगुरुओं को इससे अवगत कराया था, उन्होंने भी हमारी बात को, शासन गाइडलाइन को स्वीकारा और अपने अपने जो तकरीर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने धर्मावलंबियों को, फॉलोअर्स को ब्रीफ किया, अवगत कराया। उन्हें बताया कि मस्जिदों के अंदर आखिरी नमाज पढ़ें और जहाँ जहाँ अतिरिक्त लाउडस्पीकर लगे हुए थे उन्हें जो पुलिस की टीमों द्वारा जाकर उन्हें इससे अवगत कराया गया था। उन लाउडस्पीकर को उनके द्वारा उतरवाया गया। सर, ईद है 3 दिन बाद, उसके लिए क्या तैयारी की गई? ईद को लेकर सभी थानों में पीस कमेटी मीटिंग्स की गई हैं। नगर निगम और अन्य शासन के जो विभाग हैं उनके द्वारा जो कार्य अपेक्षित था वो कार्य भी किया जा रहा है। जहाँ की सड़कें टूटी हुआ करती थी उनको मरम्मत कराई गई जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी न हो। सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आवारा पशु कहीं दाएं बाएं घूमते मिलते नगर निगम द्वारा उन्हें पकड़ा जाता है, पर साथ ही सभी लोगों को विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है कि परिसरों के भीतर ही, मस्जिदों के भीतर ही नमाज पढ़ें। पूजा जहां मंदिरों में होती है वो मंदिरों के भीतर ही हो और इसी क्रम में जैसा आज किया जा रहा है ऐसा ही ईद के दिन भी किया जाएगा। सभी लोग जो हैं परिसरों के भीतर नमाज पढ़ें, इसके लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध आज भी किए गए और ईद के दिन भी किए जाएंगे। कि आप सभी लोगों का सहयोग, पत्रकारों का सहयोग लिया गया है, धर्मगुरुओं का सहयोग लिया गया है। मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में नहीं आएगी। हम सभी लोग, अधिकारी लोग भी मौके पर मौजूद रहेंगे, लगातार भ्रमणशील रहेंगे, न सिर्फ आज, न सिर्फ ईद के दिन बल्कि बीच के दिनों में भी, जिससे कि यदि किसी प्रकार के असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कुचेष्टा करते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त पुलिस कार्रवाई कानून की धाराओं के अंतर्गत की जा सकती है। हमसे बात करने के लिए देखिए, ये लखनऊ की वो तस्वीर है जो पहली बार नजर आई है। अभी तक इतिहास रहा है लखनऊ में, जब भी यहाँ पर नमाज होती थी तो ये जो सड़क है सामने, इस सड़क पर भी लोग आते थे और नमाज अदा करते थे। लेकिन ये पहली बार है कि अब पुलिस की मुस्तैदी और शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन जारी की गई उसके बाद अब जो नमाज है वो आप देखेंगे परिसर के अंदर ही नजर आएंगे लोग आपको। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लोगों को बताया जा रहा है कि सड़क पर सार्वजनिक रूप से नमाज ना पढ़ी जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन राजेश के साथ काफी जनता टीवी लखनऊ। पूरे देश में आज आखिरी जुमा यानी कि अलविदा की नमाज को अदा करने के लिए लोग 45 डिग्री से ज्यादा के टेम्परेचर के बावजूद मस्जिद पर पहुंचे हैं। ये लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई थी। लखनऊ के लिए खासतौर पर कहा गया था कि इस बार जो नमाजें हैं वो सड़कों पर नहीं होंगी और आप नजारा देख भी सकते हैं कि लगभग यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो परिसर के अंदर ही मौजूद हैं और परिसर के अंदर ही नमाज अदा की जा रही है। स्पीकर के लिए जो कहा गया था उसमें भी यहाँ के जो उलेमा थे उनसे बातचीत की गई थी और कहा गया था कि डेसिबल को घटाया जाए, तो काफी हद तक डेसिबल को घटाया गया है और जितने लोग परिसर में आए हैं उन तक आवाज जा सके इसकी कोशिश की गई है। तो फिलहाल पहली बार लखनऊ की तस्वीर जरूर बनती नजर आ रही है। पुलिस के अधिकारियों का भी कहना है कि जो धर्मगुरु हैं उनका काफी सहयोग मिल रहा हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के हो। अलग अलग धर्म गुरुओं से बातचीत हुई और उसी का नतीजा है कि सड़कों पर इसके परिणाम नजर आने लगे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जनता टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शहर के प्रमुख चौक पवारा स्थित जामा मस्जिद पर अलविदा जुमे की नमाज के बाद युवकों ने हंगामा किया। सड़क पर नमाज पढ़ने को रोके जाने को लेकर गुस्साए युवकों ने करीब आधे घंटे तक अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस से युवकों की जमकर नोकझोंक हुई। मौके पर नगर कोतवाली के अलावा RAF और PSC बल भी तैनात किए गए। पता लगने पर आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया।
करीब आधा घंटा तक युवकों ने जमकर हंगामा काटा और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते रहे। इसके बाद पुलिस ने युवकों को वहां से हटाया तो वे चौकी सराय की तरफ चले गए और वहां भी हंगामा करते हुए नारेबाजी की। पता लगने पर डीएम अखिलेश सिंह और एसएसपी आकाश तोमर भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने हंगामा कर रहे युवकों को समझाकर मामला शांत करवा दिया। मायावती और अखिलेश यादव में जुबानी जंग जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मायावती ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। बीएसपी से किसी नेता के पीएम बनने पर बोली मायावती, अखिलेश को बचकाने बयान देने से बचना चाहिए, ये कहना है मायावती का। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट लेकर तथा कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके हैं तो फिर वो दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पिछले हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करके भी यहां खुद 5 सीटें ही जीत सके हैं तो वो फिर बीएसपी के मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे। अतः इनको ऐसे बचकाने बयान देना बंद करना चाहिए। साथ ही मैं आगे सीएम और पीएम बने या ना बनूं, लेकिन मैं अपने कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई भी नहीं बन सकती हूं। अतः अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ये ट्वीट है मायावती का। सीएम योगी के निर्देश के बाद नई जिम्मेदारियों के साथ मंडलों का प्रभारी बनाए जाने पर सभी मंत्रिमंडल क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वाराणसी मंडल पहुंचे। जिले के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली, जिसके बाद उन्होंने मंडल के जनपदों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। इस दौरान पाठक ने कहा कि शहर और जिले को सुंदर और सुव्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पहली बार प्रभारी बनने के बाद आया हूं तो सभी को शुभकामनाएं। आप सभी से फीडबैक लेकर आगे विकास के सभी काम पूरे किए जाएंगे। डिप्टी सीएम आज रात वाराणसी मंडल में ही रहेंगे। अगले दिन यानी कि 30 अप्रैल को सुबह आगामी ईद के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और दिन में 11 बजे चंदौली जाएंगे। आज वाराणसी जनपद के सभी विभागों की कार्यों की समीक्षा हुई है। हमारी प्राथमिकता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, वो समय से आम जनता तक पहुंचे। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, जो अन्य योजनाएं हैं वहां कहीं कोई दिक्कत न हो। बच्चों को वैक्सीनेशन समय से मिले। जो बच्चे अनुमन्य हो गए हैं 12 से 14 और 18 से नीचे बच्चे, उन सबको हमें कोरोना की वैक्सीन समय से लगाना है। और इसके अलावा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने अपने जो सुझाव दिए थे उस आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं और वाराणसी जनपद को देश का एक ऐसा जनपद बनाना है कि सब लोग माने कि वाराणसी नंबर 1 पर है और अच्छा काम हुआ, बेहतर काम हुआ। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो देहरादून से है। 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल। चंपावत के नए डिप्टी कलेक्टर होंगे मनीष बिष्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। चंपावत की जिम्मेदारी अब मनीष बिष्ट संभालेंगे। चंपावत के नए डिप्टी कलेक्टर होंगे मनीष बिष्ट, जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंपावत से इस वक्त की। तो 2 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मंत्री भूपेंद्र यादव ने भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के मध्य राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से वन विभाग के एनओसी और क्लियरेंस से संबंधित केंद्रीय स्तर पर लंबित मामलों से अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र स्तर पर लंबित वन विभाग सभी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इस दौरान दोनों के बीच वनाग्नि जैसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि उत्तराखंड भ्रमण के दौरान वन और पर्यावरण से संबंधित कई मामलों में अधिकारियों के साथ बैठक की गई और कहा कि उत्तराखंड को वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी।
चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। देहरादून से ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल। दीपक बाली को आपका नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम के साथ आप कार्यकर्ता प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पत्रकार वार्ता कर ये जानकारी दी है। पार्टी आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए यहां पर काशीपुर से चुनाव लड़े दीपक बाली को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष इन्हें घोषित किया गया है। आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी है। आपको बता दें कि कार्यकारिणी को गुरुवार को ही भंग कर दिया गया था, उसके बाद ये ऐलान किया गया है। नए अध्यक्ष दीपक बाली हालिया चुनाव में कैंपेन कमेटी के संयोजक भी रह चुके हैं। नई जिम्मेदारी के लिए दीपक बाली ने पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार जताते हुए यहां पर जल्द कार्यकारिणी का गठन करने की बात कही। वहीं प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि नई ऊर्जा के साथ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काम करेगी। इस जिम्मेदारी पर खरा उतरो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज भी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हारता नहीं है, या जीतता है या सीखता है। तो आज हमारे ठीक है 2022 का चुनाव हम अपने पूरे मनोयोग से लड़े जरूर हैं। उसके रिजल्ट सकता है कि जीत के हिसाब से बेहतर नहीं आए, लेकिन हम हारे हैं, हताश नहीं है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो गुरुवार को ही कार्यकारिणी जो है भंग कर दी गई थी। अब नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हुआ है आम आदमी पार्टी में। अब ऐसे में कितना बड़ा टास्क होगा आपके लिए ये, क्योंकि उत्तराखंड में कार्यकारिणी भंग होने के बाद दोबारा से पार्टी को स्टैंड करना होगा। बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम चुनाव से ठीक 6 महीने पहले के करीब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी थी और इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तमाम बड़ी घोषणाएं भी उत्तराखंड को लेकर की थी। लेकिन चुनाव में उस तरह की जीत को आम आदमी पार्टी को नहीं मिल पाई जिसकी उनको दरकार थी। उसके तुरंत बाद यह पार्टी ने तुरंत अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको यहाँ पर बदल दिया है और दीपक बाली जो कैंपेन कमेटी के संयोजक रहे हैं उनको नया प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर नामित किया गया है। और साफ है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी घर घर तक दस्तक देने की यहाँ पर तैयारी कर चुकी है और जो पहला टारगेट तय किया गया है वो नगर निकाय चुनाव को रखा गया है। आगामी 2023 में उत्तराखंड प्रदेश के तमाम नगर निकायों में चुनाव होने हैं, तो कैसे घर घर तक दस्तक देनी है इसको लेकर कैंपेन कमेटी के जो पूर्व संयोजक रहे दीपक बाली को नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर कमान सौंपी गई है। और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि वो लड़े हैं और जीतेंगे भी। हालांकि जो आगामी जो चुनाव होंगे उसमें उनका कैसा काम रहेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पिछले विधानसभा चुनाव में उनको एक भी सीट उत्तराखंड प्रदेश में नहीं मिली है, लेकिन अब आगे के चुनाव को लेकर वो नई टीम नई तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिसकी कमान दीपक बाली के हाथों में सौंपी गई है। जी, अगर दीपक बाली की हम बात करें तो क्या कुछ उनका स्टैंड है पूरे प्रदेश में? दूसरी तरफ ये कैंपेन में भी रहे हैं, तो किस तरह का प्रदर्शन इनका रहा है? बिल्कुल राष्ट्रीय, अगर दीपक बाली की बात की जाए तो काशीपुर क्षेत्र से संबंध रखते हैं और काशीपुर विधानसभा सीट से हालिया चुनाव भी इन्होंने लड़ा था। लेकिन कैंपेन कमेटी के संयोजक होने के तौर पर इनका कितना जनाधार है ये काशीपुर चुनाव में सबको देखने को मिला। आज जब इनके हाथों में कमान सौंपी गई है पूरे प्रदेश नेतृत्व की, तो इस तरह के सवाल भी उठने लगे कि पहाड़ी राज्य में आपने मैदानी जनपद से अपने अध्यक्ष का चुनाव किया है, तो कैसे पहाड़ों के घर घर तक दस्तक दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है जो आम आदमी पार्टी को देना होगा। इसके अलावा जो तमाम तरह के समीकरण है उत्तराखंड प्रदेश में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, जातिवाद, तमाम तरह की बातें उठती है, उनको साधने के लिए आम आदमी पार्टी क्या कुछ नया फेरबदल यहाँ पर करेगी? हालांकि अभी कार्यकारिणी का गठन यहाँ पर नहीं किया गया है और दीपक बाली का कहना है कि एक हफ्ते के भीतर वो प्रदेश नेतृत्व को लेकर नई कार्यकारिणी भी यहाँ पर सबके सामने लेकर आएंगे। तो अब देखना यही होगा कि जो कार्यकारिणी बढ़ेगी उसमें किस तरह का सामंजस्य दीपक बाली बैठाते हैं। अध्यक्ष के तौर पर उनको जो जिम्मेदारी मिलती है या जो सौंपी गई है उसको वो कितना आगे तक ले जा पाते हैं। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उधर केदारनाथ धाम और द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर धाम में देश विदेश के श्रद्धालुओं को मेडिकल सेवाएं देने के लिए 6 सिग्मा की टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है। ये टीम कपाट खुलने से पहले धामों में पहुंच जाएगी और तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाएगी। दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया है। देखिए रिपोर्ट। मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। साथ ही इसी दिन तृतीय केदारनाथ तुंगनाथ भगवान के भी कपाट खुलने हैं।
इसके अलावा अद्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर धाम के कपाट 19 मई को खुलेंगे। यात्रा पड़ावों पर तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हर साल की तरह इस साल भी 6 सिग्मा मेडिकल सर्विसेज की टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है। 6 सिग्मा हेल्थ केयर देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जो हाई एल्टीट्यूड में फ्री मेडिकल सर्विस देती है और किसी से भी किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लेती। इस बार मेडिकल टीम यात्रा के दौरान ज्यादातर पोर्टेबल मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी जा सके। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए ऑपरेटोनिक चैम्बर भी बनाया जाएगा और ईसीजी की भी सुविधा मिलेगी। इस बार यात्रा में मेडिकल सेवा देने के लिए 6 सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से 130 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ को लगाया जाएगा, जिसमें क्रिटिकल केयर, कार्डियो, रेस्पिरेटरी और ऑप्शन गायनी के विशेषज्ञ भी अपनी सेवा देंगे। संस्था की ओर से यात्रा के दौरान त्वरित संपर्क स्थापित करने के लिए सैटेलाइट फोन का उपयोग किया जाएगा। 6 सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज का आगाज हो चुका है, जिसमें केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और अमरनाथ यात्रा शामिल है और पूरी 6 सिग्मा की टीम तैयार है एक अच्छे अनुभव के साथ, अच्छी ट्रेनिंग के साथ अपने आने वाले जो भी यात्री हैं उनको बेहतरीन मेडिकल सर्विस देने के लिए, बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देने के लिए हम पूरे देश में जाने जाते हैं। 6 सिग्मा हेल्थ केयर ने आर्मी से भी ट्रेनिंग हासिल कर ली है, एयरफोर्स से, आईटीबीपी और बीएसएफ से भी, और हम लोग चाहते हैं कि सभी यात्रियों का हम लोग वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत करें और ऐसा कहते हैं कि अच्छी सेहत तो अच्छी यात्रा और अच्छे भगवान के दर्शन। साल 2018 में 6 सिग्मा टीम ने 4 धाम यात्रा में केदारनाथ धाम, मदमहेश्वर धाम और हेमकुंड साहिब में 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवा दी थी और मौसम की मार से असमय काल के ग्रास बनने वाले रोक लगाने में सफलता पाई। उन्होंने बताया कि 6 सिग्मा टीम आर्मी, वायुसेना, आईटीबीपी और बीएसएफ से ट्रेनिंग प्राप्त है, जिससे टीम किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए तत्पर रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।